तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है ट्रीटमेंट, दैट इज सर्जरी दैट वी डू इन केस ऑफ हार्निया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इन केस ऑफ ओल्ड एज का अगर पेशेंट आता है अगर हार्निया का, तो हम लोग उसको सबसे पहले ड्यू टू ओल्ड एज उसमें हम लोग सर्जरी प्रोसीजर फॉलो नहीं कराते। ठीक है, ड्यू टू ओल्ड एज की वजह से उसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्दर उसमें हार्नियल ट्रस जिसको बोलते हैं, काइंड ऑफ बेल्ट होता है फॉर हार्नियल सपोर्ट। ठीक है, उसको ट्रस बोलते हैं। हार्नियल ट्रस इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ हार्नियल बेल्ट टू सपोर्ट दैट दी आउटपाउचिंग जो हो गया है हार्निया का, वो सपोर्ट देने के लिए हम लोग हार्निया बेल्ट का यूज करते हैं इन केस ऑफ अ पेशेंट ऑफ ओल्ड एज। एंड प्लस इफ द हार्नियल डिफेक्ट इज वेरी स्मॉल, इफ द हार्निया इज अ वेरी हैविंग अ वेरी स्मॉल डिफेक्ट, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी सबसे पहले नहीं करते हैं। सबसे पहले उसको बेल्ट से हम लोग कंट्रोल करते हैं टू प्रिवेंट दैट आउट पाउचिंग। ठीक है, तो इन केस ऑफ ओल्ड एज पेशेंट्स एंड इन केस ऑफ वेरी स्मॉल डिफेक्ट, वहां पे हम लोग हार्नियल बेल्ट से हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे करके रखते हैं। नेक्स्ट, इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्नोसिस के लिए हम लोग पहले इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन फर्दर ऑन, इसका कोई फर्दर ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं है टू कंफर्म करने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज दी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ हार्निया। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन जस्ट टू मेक अ रूल आउट of whether the patient is having any chronic bronchitis or not, तो उसमें हम लोग ऐसे चेस्ट एक्सरे करा लेते हैं। or if there is any swelling, to rule out this swelling we do an ultrasonography of the abdomen. ठीक है, and also the some other test to relevant test for some other precipitating causes, but हार्निया के लिए इट इज द मेन क्लिनिकल डायग्नोसिस इज द मेन इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे कोई अदर इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं कराते। ठीक है, अब कोई सर्जन हार्निया को नहीं पहचान पाए तो फिर वो क्या पहचाने, है ना। तो ट्रीटमेंट ऑफ सर्जरी में जो है, यहाँ पे तीन टेक्निक से यहाँ पे हर्निया का सर्जरी किया जाता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हर्नियोटॉमी, दूसरा होता है जिसको नाम हम लोग बोलते हैं हर्नियोरैफी, एंड थर्ड इज दी हर्नियोप्लास्टी। तो ये तीन के बारे में वाइवा में पूछते हैं कि हर्नियोटॉमी, हर्नियोरैफी एंड हर्नियोप्लास्टी जो है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हम लोग कैसे टेक्निक फॉलो करते हैं। ठीक है, हर्नियोटॉमी किसमें इंडिकेटेड है, हर्नियोरैफी किसमें इंडिकेटेड है, हर्नियोप्लास्टी किसमें इंडिकेटेड है। तो ये तीनों का मतलब क्या है। तो हर्नियोटॉमी, द टॉमी मीन्स टू कट। ठीक है, तो हर्नियोटॉमी मीन्स टू कट, तो इसमें हम लोग कट किसका करते हैं, जो भी एक्सीजन ऑफ द सैक, कोई भी जो रिड्यूस हो गया, जो भी कंटेंट जो हमारा आउट पॉचिंग हो गया, जो हम लोग ने कल देखा था, जो हमारा जो सैक का जो कंटेंट है, वेदर इट इज ब्लैडर का कंटेंट, ठीक है, we call it as a cystocele, or whether intestinal content है, we call it as an enterocyte। तो depending upon the content, to reduce this content we do a herniotome। हम लोग क्या करते हैं, ये जो आउटपॉचिंग हो गया है इसको हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, कट करके हम लोग इसको एक्सरसाइज कर देते हैं, फर्दर ऑन यहाँ पे हम लोग रिपेयर कर देते हैं, सुचरिंग करके यहाँ पे रिपेयर कर देते हैं। ठीक है, ऐसे रिपेयर करके, ऐसा हमारा ये सुचरिंग करके हम लोग ने कट किया आउट पॉचिंग को, देन हम लोग क्या किए, एब्डोमेन में रिपेयर कर दिए। तो दिस इज नोन एज हार्नियोटॉमी। तो हार्नियोटॉमी हम लोग किसमें करते हैं, मैक्सिमम इन्फेंट्स एंड इन केस ऑफ चिल्ड्रन। तो एक ऐसा क्वेश्चन सेटअप होता है वाइवा में कि एक सिनेरियो तुमको देते हैं, पेशेंट एन इन्फेंट हैविंग ए कंजेनाइटल अम्बिलिकल हार्निया, तो उसमें तुम लोग क्या इंडिकेशन है, व्हाट इज द इंडिकेशन और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सर्जरी इन दैट सिनेरियो। तो उसमें क्या करते हैं, इन केस ऑफ इन्फेंट और इन केस ऑफ चिल्ड्रन we do a herniotome. Why we do herniotome? Why not we do herniorrhaphy or hernioplasty? Because the reason is that in case of herniotome, since the abdominal muscles in case of infants or children is not so much tensile or so not much strength। ठीक है, तो चिल्ड्रन से क्या होता है, उतना एब्डोमिनल जो मसल्स है उसमें उनका स्ट्रेंथ उतना नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं होता एब्डोमिनल मसल्स का, दैट इज व्हाई वी डू एन एक्सीजन ऑफ दिस हर्निया। ठीक है, एब्डोमेन, सिंस चिल्ड्रन जो इन्फेंट होते हैं उनका जो एब्डोमिनल मसल्स है इट इज नॉट टेंसाइल और इट इज नॉट दैट स्ट्रेंथफुल, उतना उनका स्ट्रेंथ नहीं रहता एब्डोमिनल मसल्स का, दैट इज व्हाई रिकरेंस रेट इज हाई। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग herniorrhaphy और इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी रिपेयर, बिकॉज while डूइंग रिपेयर, तो रिपेयरिंग में क्या रखता है कि सिंस रिपेयरिंग हम लोग किसका करते हैं, जब कोई मसल्स का स्ट्रेंथ अगर हो उस कंडीशन में हम लोग रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो रैफी का मतलब होता है रिपेयरिंग। ठीक है, रिपेयरिंग एंड देन डूइंग एनी सर्जरी वाइल रिपेयरिंग। तो रैफी का मतलब होता है रिपेयर। तो रिपेयर हम लोग किस चीज का करते हैं, जिसका जिसका स्ट्रेंथेबल होता है, जिसका टेंसाइल चीज होता है, रिपेयर करके वो चीज क्या होता है, उसको टेंस करके रखता है या उसको हार्ड करके रखता है। बट इन केस ऑफ चिल्ड्रन जो होता है एब्डोमिनल मसल्स उनका स्ट्रेंथ नहीं होता है उतना,
दैट इज वाई उसमें हम लोग रिपेयर नहीं करते, क्योंकि रिपेयर जब करते हैं उसका सेंस उसका मसल का स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, दैट इज वाई वो रिकरेंस हो जाता है। दैट इज वाई इन केस ऑफ चिल्ड्रन वी डू अ हार्नियोटॉमी इंस्टेड ऑफ हार्नियोरैफी और हार्नियोप्लास्टी। तो हार्नियोटॉमी में हु आर इंडिकेटेड, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस आर इंडिकेटेड फॉर दी हार्नियोटॉमी। नेक्स्ट आते हैं हार्नियोरैफी में। तो हार्नियोरैफी में क्या करते हैं, हार्नियोरैफी मींस टू रिपेयर, मींस एक्सीजन ऑफ द हार्नियल सैक, हम लोग जो सैक है उसको तो एक्सरसाइज करेंगे, फर्दर ऑन रिपेयर करेंगे ये इंग्वेनल कैनल का। फर्दर ऑन जो इंग्वेनल कैनल का हम लोग ऐसा रिपेयर करते हैं कि ताकि वापस से रिकरेंस ना हो। तो हार्नियोटॉमी में हम लोग ने पहले क्या किया, सिर्फ एक्सरसाइज किया था। हार्नियोरैफी में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स का उसको रिपेयर करते हैं, देन उसको कट करते हैं। तो हम लोग जो रिपेयर करते हैं, अ काइंड ऑफ रिपेयर इज नोन एज बेसिनीज रिपेयर। ठीक है, एक काइंड ऑफ रिपेयर, बस इस नाम याद रखो, जो रिपेयरिंग हम लोग करते हैं इंग्वेनल कैनल का, इट इज नोन एज बेसिनीज रिपेयर। तो ये क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो बेसिनीज रिपेयर में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, तो अभी का ये याद रखो कि इसमें हार्नियोटॉमी का मतलब होता है इट इज नोन एज द एक्सीजन ऑफ द हार्नियल सैक प्लस द रिपेयर ऑफ द इंग्वेनल कैनल। ठीक है। नेक्स्ट हार्नियोप्लास्टी, प्लास्टी मींस यूज ऑफ एनी ऑटोलोगस मटेरियल और हेट्रोलोगस मटेरियल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हार्नियोप्लास्टी में एक मटेरियल का यूज करते हैं। तो मटेरियल आइदर वो फेशिया हो सकता है हमारा थाई का, या फिर कोई प्रोलिन मैश हो सकता है। ठीक है। तो प्लास्टी में क्या करते हैं, देखो इसका प्रोसीजर क्या करते हैं, मान लो एक यहाँ पे लार्ज डिफेक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से सैक का आउट पाउचिंग हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो कंटेंट जो बाहर निकल गया है उसको हम लोग पहले रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करके, या फिर जो लार्ज डिफेक्ट है वो रिड्यूस करते हैं, फिर सैक को हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, रिड्यूस करके सैक को एक्सरसाइज करेंगे। फिर जो उसका जो वीक मसल्स है, मान लो जो वीक मसल्स है, मान लो जो मसल्स इसको जो सैक को पकड़ के रखा है वो मसल्स, मान लो जो वीक मस्कुलेचर है, उसमें क्या करते हैं, उसको हम लोग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं विद यूजिंग सम ऑटोलोगस मटेरियल। जैसे कि फेशियल लाटा हम लोग क्या करते हैं, फेशियल लाटा हम लोग थाई से निकालते हैं। हाँ, जो थाई का जो फेशिया होता है वो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं एंड उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, मतलब सैक और हमारा मस्कुलेचर के बीच में, ताकि हमारा जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो उसके बीच में हम लोग फेशिया यूज करते हैं, फेशिया मटेरियल यहाँ पे यूज करते हैं। और या फिर हमको स्ट्रेंथ देने के लिए वो हम यहाँ पे मेश यूज करते हैं, जो कि आज आज में बहुत कॉमनली यूज होता है। कोई भी अगर पेशेंट आए, और या फिर कोई भी पेशेंट अगर मिड एज की कोई पेशेंट आए तो उसमें जो फोरमोस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट जो टेक्निक यूज होता है अभी के टाइम, वो होता है मेश रिपेयर। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है मेश रिपेयर का, कि जो मेश रिपेयर होता है इसमें रिकरेंस रेट हार्निया का बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जैसे पहले का टाइम में क्या होता था, रिकरेंस रेट बहुत हाई था वाइल एक्सिसिंग वाइल हार्नियोटॉमी। तो जब आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ दिस मेश, प्रोलिन मेश, प्रोलिन क्या है, ऐसा लाइक प्रोलिन से बना रहता है ये मेश के आने के बाद ये क्या होता है, मेश के आने के बाद द चांसेस ऑफ रिकरेंस इज वेरी लो। तो ये रिकरेंस रेट बहुत कम हो गया है। एंड थोड़ा सा ये क्या होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, बट द रिकरेंस रेट इज वेरी लो। ठीक है, दैट इज वाई इट इज मोर प्रेफरेबल नाउ डेज। ये होता है हार्नियोप्लास्टी। तो हार्नियोप्लास्टी में हम लोग मेश रिपेयर करते हैं, मेनली प्रोलिन मेश या मार्कलेस मेश। तो मेश क्या होता है, एक तुम लोग को देखेगा एक नेट जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है जो प्रोलिन का बना रहता है। तो वो क्या करते हैं, सैक को ऐसे एक्सरसाइज करके वो जो मेश होता है वो टुवर्ड्स द पेरिटोनियम में ऐसा करके स्टेपल कर देते हैं। ठीक है, चारों तरफ से स्टेपल कर देते हैं। फिर उसके बाद एब्डोमेन का जो सारे लेयर है उसको कवर करके स्टिच कर देते हैं। तो ये मेश का इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि ये फर्दर ऑन आउट पाउचिंग ना हो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर दी हार्निया, जो हम लोग ने पहले देखा था, जैसे कफ हो गया। फिर जैसे कि तुम्हारा अगर कोई हैवी वेट अगर कोई पेशेंट उठाता है, या फिर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करता है या कुछ भी करता है ड्यू टू प्रेशर इन द एब्डोमेन, ये मेश क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है आउट पाउचिंग का। ठीक है, तो इसमें वही करते हैं कि यहाँ पर मेश एक बैठा देते हैं और यहाँ पे एक स्टेपल आता है, स्टेपल करके हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर जो मसल्स है और एब्डोमेन का जो लेयर्स है वो सारा दे करके इसमें रिपेयर कर देते हैं। तो ये तो हो गया हार्नियोप्लास्टी। हार्नियोग्राफी क्या करते हैं, वही हार्नियोग्राफी में हम लोग इंग्वेलन कैनल का रिपेयर करते हैं जहाँ से आउट पाउचिंग है, उसके बाद हम लोग पहले एक्सरसाइज करते हैं, फिर इंग्वेलन कैनल का हम लोग रिपेयर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो टेक्निक आता है वो होता है एपीपी रिपेयर। एपीपी रिपेयर का फुल फॉर्म है एपीपी का एंटीरियर प्री पेरिटोनियल रिपेयर। तो एपीपी रिपेयर में क्या करते हैं, जो हमारा पेरिटोनियम है उसके पहले, मान लो ये पेरिटोनियम है, ठीक है, ये हमारा ये पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम के पहले हम लोग क्या करते हैं, मेश बैठा देते हैं। ठीक है, दैट इज मेश बिफोर द पेरिटोनियम। ठीक है,
उसको हम लोग ये टेक्निक को हम लोग बोलते हैं एपीपी रिपेयर, दैट इज नोन एज एंटीरियर प्री पेरिटोनियल रिपेयर। नेक्स्ट कम्स द लैप्रोस्कोपिकली रिपेयर। लैप्रोस्कोपिक मतलब क्या क्या है? लैप्रोस्कोपिक का मतलब हम लोग क्या करते हैं, एब्डोमेन में विदाउट एनी इंसिजन हम लोग क्या करते हैं वहां पे लैप्रोस्कोपिकली, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेनली दूरबीन यूज करते हैं, और हम लोग उसमें क्या करते हैं, एक माइनर दो दो से तीन जगह हम लोग उसमें क्या करते हैं, छेद करते हैं, होल करते हैं, और उसमें से हमारा लैप्रोस्कोपिकली हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। वो दो रिपेयर का नाम है, होता है एक टेप एंड होता है एक टैप। टेप का फुल फॉर्म है टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच, एंड टैप का फुल फॉर्म होता है ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल अप्रोच। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा हम लोगों को कि टैप रिपेयर में इट इज नोन एज टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, टेप रिपेयर में जो कि हम लोग लैप्रोस्कोपिकली जाते हैं, सच दैट हीलिंग रेट पेशेंट का अच्छा हो। इसमें हम लोग एब्डोमेन खोल के नहीं करते, वाइल हम लोग एब्डोमेन इसलिए क्या करते हैं, लैप्रोस्कोपिकली जाते हैं, ताकि जो हमारा जो रिपेयर हो, जो हमारा हीलिंग हो, वो अच्छे से हो, और फर्दर ऑन कभी कभार कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं अराइज हो, या पेशेंट को उतना पेन फील ना हो फर्दर ऑन। तो भी कॉम्प्लिकेशन जैसे आफ्टर दी पोस्ट ऑपरेटिव कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो प्रिवेंट दैट कॉम्प्लिकेशन हम लोग लैप्रोस्कोपिकली प्रेफर करते हैं। बट कभी कभार सर्जन्स डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ हार्निया, दे विल प्रेफर ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिकली सर्जरी। तो दोनों में वो लोग डिपेंडिंग अपॉन दिस एरिया ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द हार्निया, कहाँ पे ज्यादा मतलब हार्निया कहाँ पे हो रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट the surgeons decide whether to do laparoscopic or whether to do an open surgery। तो ओपन सर्जरी का अपना ही एक बेनिफिट है, लैप्रोस्कोपिक का भी अपना ही एक बेनिफिट है। तो लैप्रोस्कोपिकली बेसिकली होता है पेशेंट का पेन इसमें कम होता है, हीलिंग रेट अच्छा होता है पेशेंट का पेन उतना फील नहीं होता है। ठीक है, और ओपन में करने से क्या होता है, हीलिंग रेट थोड़ा देर से होता है, पेशेंट का क्या होता है, पेन ज्यादा फील होता है। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसा कुछ कुछ जगह ऐसा हार्निया हो जाता है कि लैप्रोस्कोपिकली जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और मेश रिपेयर करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए द सर्जन्स प्रेफर ओपन सर्जरी करना ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि वो जो मेश होता है वो अच्छे से प्लेस कर पाए। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, मान लो वेदर कोई इंसिजनल हार्निया हो गया है, ठीक है, तो इंसिजनल हार्निया मान लो तुम्हारा कोई भी सी सेक्शन किया हो जहाँ पे, उस जगह पे मान लो कोई इंसिजनल हार्निया हो गया है, तो उस कंडीशन में ज्यादातर प्रेफर करते हैं ओपन रिपेयर करना रैदर देन लैप्रोस्कोपिक प्रेफर करना। तो उसमें वो लोग पहले देखते हैं कि प्लेस हार्निया हुआ कहाँ है, वेदर लैटरली हुआ है तो व्हाट्स दी तुम्हारा सैक्रम वाला पार्ट, या फिर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन या सिचुएशन, उस हिसाब से वो लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उतना हम लोग को नहीं जाना है, बस यहाँ पे ये समझना है कि लैप्रोस्कोपिक के अंदर दो टेक्निक आता है विच इज नोन एज स्टेप एंड टैप रिपेयर। टेप रिपेयर में क्या होता है, टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच। एक्स्ट्रा पेरिटोनियम का मतलब क्या होता है कि देखो, यहाँ पे हमारा स्किन है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये स्किन का लेयर है, देन आता है हमारा सबक्यूटेनियस का लेयर। ठीक है, और ये देखो, ये जो हमारा होता है दिस इज द पेरिटोनियम लेयर, ये पेरिटोनियम लेयर है, और फर्दर ऑन देखो इंटेस्टाइन या ऑर्गन है हमारा। ठीक है, अब मान लो यहाँ से कोई इसमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पेरिटोनियम अप्रोच में पेरिटोनियम के बाहर में, पेरिटोनियम के बाहर देखो, ये हमारा देखो पेरिटोनियम का लेयर है ये वाला। ठीक है, और उसके बाहर में wait a minute, हाँ देखो, ये पेरिटोनियम का लेयर है, ये वाला पेरिटोनियम का लेयर है, और उसके बाहर में देखो ये वाला एक्स्ट्रा पेरिटोनियम, मतलब पेरिटोनियम के बाहर से हम लोग एक मेश रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये मान लो ये आउट पाउचिंग हो गया, तो इसके बाहर में जो हम लोग अप्रोच करेंगे, या फिर उसके बाहर जो हम लोग मेश रिपेयर करेंगे, इट इज नोन एज टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच। वही देखो टैप रिपेयर में क्या होता है, ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल अप्रोच, मतलब जो पेरिटोनियम है उसके अंदर से हम लोग मेश रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये भी वही यूज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और कंडीशन, वेदर टैप रिपेयर करो या टैप रिपेयर करो। बस इसमें ये जानना है कि इसका फुल फॉर्म जानना है कि टोटल एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच, मतलब पेरिटोनियम के बाहर हम लोग बेसिकली अप्रोच करते हैं या मेश लगाते हैं। टैप वाला ट्रांस एब्डोमिनल प्री पेरिटोनियल अप्रोच, प्री पेरिटोनियल मींस पेरिटोनियम के अंदर, पेरिटोनियम के अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, दिस वाला एरिया, हम लोग वहाँ पे टैप रिपेयर फॉलो करते हैं मेनली। मेश यहाँ पे हम लोग यूज लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा एक छोटा टॉपिक आता है दैट इज नोन एज फिमरल हार्निया। फिमरल हार्निया से बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है 5 मार्क्स का, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, बट कभी कभार यहाँ से वाइवा क्वेश्चन पूछ देते हैं कि फिमरल हार्निया को हम लोग कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, और ये फिमरल हार्निया
कहाँ पे मिलता है और कैसे हम लोग लोकेट करेंगे और इसको हम लोग कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो देखो फीमरल हार्निया में क्या जो डिफेक्ट होता है अराउंड द फीमरल कैनल के एरिया, अराउंड द फीमरल कैनल में हमारा क्या होता है, डिफेक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, फीमरल जो हार्निया है इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल्स। 40 to 45% जो फीमरल हार्निया होता है इट इज ऑफ स्ट्रैंगुलेशन टाइप। स्ट्रैंगुलेशन टाइप वो फीमरल हार्निया में अराउंड 40 to 45% स्ट्रैंगुलेशन टाइप होता है। तो स्ट्रैंगुलेशन टाइप में हम लोग ने पढ़ा था कि स्ट्रैंगुलेशन टाइप इज अ कंडीशन ऑफ मेडिकल या फिर सर्जिकल इमरजेंसी, सॉरी, इट इज अ केस ऑफ सर्जिकल इमरजेंसी, जिसमें स्ट्रैंगुलेशन में क्या होता है, स्ट्रैंगुलेशन होने के बाद वहाँ पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई ऑल्टर्ड होता है, ब्लड सप्लाई कम होता है, जिसके वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है और पेशेंट का पेन जो होता है बहुत सीवियर पेन होता है। ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन फॉर्म ऑफ हार्निया। तो ये याद रखना है कि इन केस ऑफ फीमरल हार्निया 40 to 45% इज द केस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन हार्निया टाइप। ठीक है। एंड ये फीमरल हार्निया होता कहाँ है, ये जो देखो प्यूबिक ट्यूबरकल जो होता है हमारा, प्यूबिक ट्यूबरकल, उससे क्या होता है, इट इज बिलो एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। ये जो प्यूबिक ट्यूबरकल है इससे बिलो में एंड लैटरल समवॉट यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, इसका अगर एरिया हो तो अराउंड 1 to 1.25 सेंटीमीटर से दूर होता है अराउंड, और इट इज बिलो एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। प्यूबिक ट्यूबरकल जो हमारा है यहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास सैक्रम में, तो वहाँ पे ये ट्यूबरकल है वो वहाँ से अराउंड 1.25 सेंटीमीटर जस्ट अवे होता है एंड इट इज जस्ट बिलो एंड लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। तो ये तो हमारा क्या लोकेशन कहाँ पे होता है। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है फीमरल हार्निया में, पेन एंड टेंडरनेस मिलता है। ठीक है। अब तुम लोग को जैसे याद होगा कल जैसे मैंने बताया कि डायग्नोसिस हम लोग कैसे करते हैं फीमरल हार्निया में, जीमेंस टेस्ट के टेक्निक्स हम लोग करते हैं। तो ये देखो ये तो हमारा था डीप इंग्वाइनल रिंग। ठीक है। ये था हमारा सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ठीक है। एंड ये था हमारा फीमरल कैनल का पार्ट। तो जीमेंस टेक्निक में हम लोग क्या फॉलो किए थे, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। ठीक है। इंडेक्स फिंगर जो हम लोग ने प्लेस किया था वो था हमारा डीप इंग्वाइनल रिंग, मिडिल फिंगर जो हमने प्लेस किया था वो था हमारा सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, एंड जो हमारा रिंग फिंगर था वो था हमारा फीमरल कैनल के पास टू डिटेक्ट एनी फीमरल हार्निया। तो अगर क्वेश्चन कोई पूछता है कि हाउ वुड यू डायग्नोज द case of femoral hernia, so we have to say with the help of Siemens technique or three finger technique, when we place the ring finger towards the femoral canal, then we can feel or we can feel the palpation or we can diagnose the case of femoral hernia। ठीक है। तो तुम लोग को रिंग फिंगर बोलना है, रिंग फिंगर से हम लोग फीमरल हार्निया का डिटेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ Siemens टेक्निक और थ्री फिंगर टेक्निक। ठीक है। ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, वही फीमरल कैनल का हम लोग रिपेयर करते हैं ट्रीटमेंट में अगर फीमरल हार्निया हुआ तो। ठीक है। नेक्स्ट कम अम्बिलिकल हार्निया। अम्बिलिकल हार्निया एज ए टोल्ड अर्लियर कि इसमें कॉन्जेनाइटली बच्चों में ज्यादा पाया जाता है अम्बिलिकल हार्निया। ठीक है। तो अम्बिलिकल हार्निया किसमें होता है, देखो कैसे होता है, जो हमारा रेक्टस शीथ मसल है जो एब्डोमेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाता है, जो एब्डोमेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाता है रेक्टस शीथ वाला मसल, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है रेक्टस शीथ, उसके बीच से ही एक लाइन जाता है दैट इज नोन एज लीनिया एल्बा। लीनिया एल्बा, ठीक है, लीनिया जो परपेंडिकुलर लाइन जाता है टुवर्ड्स द रेक्टस शीथ। ठीक है, जो टुवर्ड्स द अम्बिलिकस जाता है इट इज नोन एज लीनिया। ठीक है। तो देखो इट इज द स्किन लेयर, उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, देन आता है हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमेन मसल, देन हमारा ऑर्गन वाला पार्ट आता है विच इज नोन एज इंटेस्टाइन, और कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन आता है। ठीक है। तो ये हमारा गया लेयर स्किन का। ठीक है। ये डिफेक्ट जो होता है जो अम्बिलिकल हार्निया में क्या होता है, इट इज अ मिड लाइन डिफेक्ट। अम्बिलिकल हार्निया में क्या होता है, ड्यू टू मिड लाइन डिफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है अम्बिलिकल हार्निया होता है। ठीक है। तो एब्डोमिनल, उसमें अम्बिलिकल हार्निया में क्या होता है, इन केस ऑफ अम्बिलिकल हार्निया द एब्डोमिनल कंटेंट्स कम्स आउट। ठीक है। तो अम्बिलिकल हार्निया में ये याद रखना है कि ड्यू टू मिड लाइन डिफेक्ट, उसकी वजह से क्या होता है, इट कॉजेज द अम्बिलिकल हार्निया एंड द एब्डोमिनल कंटेंट्स मेनली कम आउट। ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके टाइप्स में देखो एक होता है हमारा ओम्फेलोसील, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोम्फेलस। ठीक है। ओम्फेलोसील और एक्सोम्फेलस ये अम्बिलिकल हार्निया का ही टाइप है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द डिफेक्ट, कहाँ का डिफेक्ट है, वेदर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का डिफेक्ट है या पोस्टीरियर वॉल का डिफेक्ट है, उसका ऐसा नेम दिया है। तो ओम्फेलोसील या एक्सोम्फेलस में क्या होता है, इट इज अ कंजेनाइटल अम्बिलिकल हार्निया। ठीक है। एंड जो डिफेक्ट होता है एब्डोमिनल वॉल का, इट इज द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। जब प्रेगनेंसी होता है बच्चे, जब जब फीटस स्टेज में रहता है तो उसमें क्या होता है, तभी ये जो होता है मिड लाइन डिफेक्ट ऑकरेंस हो जाता है। ठीक है।
तो दैट इज वाई कंजेनाइटली होता है विच इज नोन एज ओम्फैलोसिल और एक्सोम्फैलस, ठीक है। तो फीटस जब होता है, वो जब माँ प्रेग्नेंट रहती है, जब फीटस जो बच्चा है वो अगर जब रहता है ड्यूरिंग दी बिफोर द डिलीवरी वाला स्टेज, तो उसमें क्या होता है कंजेनाइटली देयर इज सम मिड लाइन डिफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है अम्बिलिकल हार्निया का फोरमोस्ट कॉज होता है कंजेनाइटली, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसको हम लोग ओम्फैलोसिल या एक्सोम्फैलस बोलते हैं। तो कभी कभार आफ्टर द डिलीवरी क्या हम लोग को देखने मिलता है, देयर इज सम लार्ज एब्डोमिनल स्वेलिंग प्रेजेंट एट द बर्थ। तो ये ड्यू टू कंजेनाइटल होता है, ड्यू टू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, जिसकी वजह से, जिसको हम लोग टर्म दिए है ओम्फैलोसिल और एक्सोम्फैलस, ठीक है। तो जब साइज होता है इसका हम लोग मैनेज कैसे करते हैं इन केस ऑफ अम्बिलिकल हार्निया एक्सोम्फैलस या ओम्फैलोसिल का। तो ये हम लोग मैनेज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज। अगर मान लो साइज 4 सेंटीमीटर से डिफेक्ट छोटा है, ठीक है, देन इट इज नोन एज ओम्फैलोसिल माइनर। मेजर हम लोग बोलते हैं हमेशा कि 4 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर डिफेक्ट हो, ठीक है। ये जो डिटेक्शन है कितना है, ये हम लोग यूएसजी से डिटेक्ट कर लेते हैं, या फिर फर्दर ऑन हम लोग एमआरआई कराते हैं, या सिटी एमआरआई नहीं, या फिर सिटी गाइडेड सिटी स्कैन कराते हैं हम लोग, या फिर सोनोग्राफी में ही डिटेक्ट हो जाता है कि कितना साइज है बड़ा, ठीक है। या फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके ही इसका साइज ऑलमोस्ट डिटेक्ट हो जाता है। तो ओम्फैलोसिल जो माइनर है अगर 4 सेंटीमीटर से कम हुआ, हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं अप्रोक्स 1 to 2 years, और ये क्या होता है स्पॉन्टेनियसली क्लोजर हो जाता है। जो डिफेक्ट है, जो ओपनिंग है, जिसकी वजह से जो एब्डोमिनल का जो कंटेंट है वो बाहर आया है, समवॉट ही बाद में क्या होता है क्लोजर हो जाता है, ठीक है, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। बट इन केस ऑफ ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर का अगर साइज व डिफेक्ट हुआ, देन वी कॉल इट एज ओम्फैलोसिल मेजर। एंड वहाँ का जो ऑर्गन है जो डिफेक्ट हुआ है, इट इज अ स्टेज ऑफ इमरजेंसी कंडीशन। तो हम लोग को वहाँ पे क्या करना है, सर्जरी करके वहाँ पे सर्जरी करके वो डिफेक्ट को बंद करना है, और उसके बाद वो स्किन फ्लैपिंग करना है, ताकि फर्दर ऑन वो रिवर्सिबल ना हो, ठीक है। और जैसे बताया गया है कि इंक्विलल हार्निया में इन केस ऑफ अगर चिल्ड्रन में, तो बेसिकली ज्यादातर अम्बिलिकल हार्निया ही मिलता है, तो इसमें हार्नियोटॉमी बोला है, ठीक है, ये याद रखना। तो अम्बिलिकल हार्निया जैसे मैंने बोला कि इन्फेंट और चिल्ड्रन में ज्यादा कॉमन है। तो अम्बिलिकल हार्निया जो उन्होंने देखा, ये इट इज स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है। तो ऐसा एक टेक्निक बताया है कि 50 पैसा जो कॉइन होता है, वो साइज का कॉइन जो होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग हार्निया के ऊपर प्लेस कर देते हैं। आई डोंट नो ये वाला अभी टेक्निक ऐसा यूज होता है कि नहीं होता है, ऐसा बुक में लिखा है कि स्पॉन्टेनियसली क्लोजर हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है अम्बिलिकल हार्निया इन केस ऑफ चिल्ड्रन इफ द साइज इज लेस देन 4 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली क्या करते हैं, 50 पैसा का कॉइन करते हैं, प्लेस ओवर दी हार्निया, देन उसके बाद हार्निया के ऊपर हम लोग कॉइन रखते हैं, और उसके ऊपर हम लोग स्ट्रैप ऐसा बांध देते हैं अराउंड 3 to 4 weeks, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 to 4 weeks तक हम लोग स्ट्रैप बांध देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा बोला है कि हम लोग 2 साल तक वेट करते हैं। अगर स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है वो ठीक, अदरवाइज अगर रिजॉल्व नहीं होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर 5 years ऑनवर्ड हम लोग उसमें हार्निया रिपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज हार्नियोग्राफी। तो ये ऐसा मुझसे मत पूछना कि ये कैसे होता है, पॉइंट दे करके उसको स्ट्रैपिंग करने के बाद वो कैसे रिजॉल्व हो जाता है, ये मुझे भी नहीं पता, बट ऐसा लिखा है बुक्स में कि हम लोग ऐसा जो रिजॉल्व करते हैं कि प्लेस ओवर हारने के ऊपर प्लेस करते हैं कॉइन, देन उसको स्ट्रैप देते हैं 3 to 4 weeks तक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 साल तक वेट करते हैं। अगर वो स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग 5 साल तक वेट करते हैं। उसके बाद हम लोग हार्निया का रिपेयर या फिर हार्नियोग्राफी करते हैं, ठीक है। अब जो आता है वो अ, अब हम लोग पढ़ते हैं एपिगैस्ट्रिक हार्निया, जो हमारा सिलेबस के अंदर भी है। एपिगैस्ट्रिक हार्निया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल सिलेबस के अंदर है, तो ये थोड़ा देख लेते हैं ये होता क्या है। तो एपिगैस्ट्रिक हार्निया जो होता है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में मिलता है, ठीक है, ये तो क्लियर है। सडन स्ट्रेन या सडन प्रेशर की वजह से एपिगैस्ट्रिक हार्निया कॉज होता है, ठीक है। अब ये जो टीयर होता है एपिगैस्ट्रिक, मतलब देखो ये वाला रीजन है, अगर 9 regions ऑफ द एब्डोमेन है तो दिस इज द एपिगैस्ट्रिक रीजन। और ये देखो हमारा जो लीनिया वाला पार्ट है, यहाँ से गया लीनिया एल्बा वाला, तो यहाँ पे अगर मान लो कुछ प्रेशर की वजह से, सडन स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे अगर कोई टीयर हो जाए, लीनिया वाला पार्ट, लीनिया फाइबर का अगर कोई टीयर हो जाए, देन क्या होता है, देयर इज एन आउटपॉचिंग ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट, और उसमें क्या होता है एपिगैस्ट्रिक हार्निया पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कभी कभार अगर मान लो कोई प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है कहीं एपिगैस्ट्रिक रीजन में, तो कभी कभार यहाँ पे ये एक पॉजिटिव फैक्टर्स बन जाता है इन केस ऑफ एपिगैस्ट्रिक हार्निया। इफ देयर इज एनी प्रीवियसली एब्डोमिनल सर्जरी या फिर प्रीवियस मिड लाइन इंसिजन, कोई अगर प्रीवियस कोई मिड लाइन इंसिजन दिया हुआ है, फर्दर ऑन वहाँ पे एपिगैस्ट्रिक हार्निया हो भी सकता है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारा स्वेलिंग मिलेगा,
पैल्पेबल मास मिलेगा और वो क्या रहेगा, इरिड्यूसिबल मिलता है। रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल में कैसे हम लोग डिफरेंस किए थे वो मैंने कल बोल दिया था, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि रिड्यूसिबल कैसे हम लोगों ने देखा था कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में हम लोग ने रखा था, देन पेशेंट को हम लोग ने पेशेंट को हम लोग ने सबसे पहले स्टैंडिंग पोजीशन में रखा था, फिर हम लोग ने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखा, उसके बाद हम लोग ने देखा कि वो अपने आप रिजॉल्व हो गया। इट इज नोन एज स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व। और एक होता है मैनुअली रिजॉल्व, हम लोग मैनुअली क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं, देन उसके बाद वो रिड्यूस हो जाता है, तो वो आता है रिड्यूसिबल के अंदर। और इरिड्यूसिबल के अंदर आता है वो मैनुअली एज वेल एज स्पॉन्टेनियसली वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है हर्निया। तो उसके अंदर हमारा 3 क्लासिफिकेशन आया था, ऑब्स्ट्रक्टेड, इनकार्सिनेटेड एंड स्ट्रैंगुलेटेड। तो ठीक है, तो ये जो एपिगैस्ट्रिक हार्निया होता है इट इज अ इरिड्यूसिबल फॉर्म, ये रिड्यूस नहीं होता है, तो इसमें हमको सर्जरी कराना ही पड़ेगा। तो देखो सर्जरी में देखो लिखा है इट इज अ रेक्टस शीथ का सर्जरी होता है, तो इसमें जो हम लोग फॉलो टेक्निक करते हैं इट इज नोन एज हार्नियोप्लास्टी विद यूजिंग अ मेश रिपेयर। तो मेश रिपेयर हम लोग करते हैं, इसमें प्रोलिन मेश रहते हैं, तो इसमें 4 टेक्निक से हम लोग मेश रिपेयर करते हैं। वन इज नोन एज ऑनले रिपेयर, सेकेंड इज इनले रिपेयर, थर्ड इज द सबले रिपेयर एंड फोर्थ इज नोन एज इपॉम। तो इपॉम का फुल फॉर्म होता है इंट्रा पेरिटोनियम ऑनले मेश रिपेयर, ठीक है, इंट्रा आई फॉर इंट्रा पेरिटोनियम ऑनले मेश रिपेयर। तो देखो ऑनले किसको बोलते हैं, ऑनले रिपेयर। तो ऑनले रिपेयर में देखो हम लोग क्या करते हैं, ये पहले देखो जो हमारा जो मसल्स है, देखो सबसे पहले ये हमारा स्किन का लेयर है, ये हमारा स्किन का लेयर है, ये हमारा एक्स्ट्रा ऑब्लिक मसल्स है, इंट्रा ऑब्लिक मसल्स है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है, उसके नीचे इंटेस्टाइन है। तो देखो ये जो ऑनले रिपेयर होता है, यहाँ पे जो हमारा रेक्टस शीथ के जो रिपेयर होता है, रेक्टस शीथ के ऊपर हम लोग मेश रिपेयर करते हैं। तो देखो ये जो हमारा जो रेक्टस शीथ मसल है यहाँ पे, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, मेश लगाते हैं, तो इट इज नोन एज ऑनले रिपेयर। ठीक है, हम लोग रेक्टस शीथ के अबव मेश रिपेयर करते हैं, इट इज नोन एज ऑनले रिपेयर। नंबर सेकंड इज द इनले रिपेयर। तो इनले रिपेयर मतलब क्या होता है, और सबले रिपेयर में क्या होता है, हम लोग इन बिटवीन रेक्टस शीथ में हम लोग मेश लगाते हैं। तो कहाँ लगाते हैं देखो, मतलब हम लोग लगाते हैं मेश रिपेयर आइदर हमारा ये वाला पार्ट में, आइदर देखो ये वाला पार्ट में, ये वाला पार्ट में, और हमारा ये वाला पार्ट में मेश रिपेयर लगाते हैं। ठीक है, तो जो रेक्टस मसल है हम लोग इन बिटवीन द रेक्टस शीथ मसल, रेक्टस शीथ मसल में आइदर हम लोग मतलब हम लोग इसमें इन बिटवीन द रेक्टस शीथ हम लोग मसल, रेक्टस शीथ वाला जो मसल है, रेक्टस शीथ है उसके बीच में हम लोग रिपेयर करते हैं या मेश लगाते हैं। ठीक है, तो रेक्टस शीथ में देखो ये हम लोग ने इसके ऊपर लगाया, इट इज नोन एज ऑनले रिपेयर। अगर रेक्टस शीथ के बीच में हम लोग लगाए या इन बिटवीन रेक्टस शीथ की मसल में इन बीच में यहाँ पे लगाए, तो इट इज नोन एज इनले रिपेयर और सबले रिपेयर। भाई इपॉम हम लोग किसको बोलते हैं, इंट्रा पेरिटोनियम, इंट्रा पेरिटोनियम ऑनले मेश रिपेयर। तो इंट्रा पेरिटोनियम का मतलब होता है पेरिटोनियम के अंदर, लाइक हम लोग कहाँ पे मेश रिपेयर करेंगे, देखो यहाँ पे मेश रिपेयर करेंगे, ये वाला 4